हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और अब समय बहुत ज़्यादा आपके पास बचा नहीं है प्यारे साथियों। इसलिए अब आपको बहुत तीव्र गति से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए सॉल्व भी करना है। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज का जो पेपर है ये है 20 जनवरी 2023 का ऑनलाइन पेपर है और इसको हम लोग बहुत तीव्र गति से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और अपने पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कांधार। अब ये जान लीजिएगा कांधार कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान में आता है। कांधार से प्राप्त अशोक के अभिलेख 2 लिपियों में मिले हैं, तो वो 2 लिपियाँ कौन सी हैं आपको बताना है। तो एक है यूनानी और दूसरी है वो है अरामेइक। ठीक है, क्या है, यूनानी तथा अरामेइक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। कौन था? सर एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें 3 और अन्य न्यायाधीश थे, हाइड, चेम्बर और लिमिस्टर। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। कह रहा है कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा एक लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य के अनुसार अगर 10% कर लगाया गया है तो मुक्ति जो है वो 15% वसूल ले। राज्य ने कहा है 20 सैनिक रखना है तो मुक्ति 25 सैनिक रख ले। अर्थात दोनों के दोनों कथन सही हैं और ये आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। मंदिर को सरलता से अधिकार में लिया जा सकता था, नहीं, ये गलत है। मंदिर बहुत समृद्ध थे, ये भी गलत हो जाएगा। मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला आपका है। इसलिए दूसरे की बजाय हम लोग तीसरे पर चलेंगे। मंदिरों का निर्माण परिधियों पर किया गया था, ये तो आपका कोई ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, सही नहीं है। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, अर्थात 35 पर। 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए और 35 का राइट जवाब आप लोग दीजिएगा क्या होगा। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। ये तो सभी को पता है भैया, अशोक की पूजा में कोई देवता की पूजा नहीं होती थी। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। बिल्कुल सत्य है, अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था जिनका काम ही था कि जगह जगह जाएं और लोगों को धम्म की शिक्षा दें। धम्म का मतलब होता है धर्म। क्या होता है? धर्म होता है। ठीक है, धम्म एक प्राकृतिक शब्द है जबकि धर्म एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, बस ए गलत और आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। राजा चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई, तो ये गलत है। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी गलत है। चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र था, बिल्कुल सत्य है। यही आपका इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा, यही सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ए और बी कथन पर उड के नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उड के नीति पत्र पर आपको विचार करना है। कह रहा है पहला वाला कि उड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, ये बिल्कुल सत्य है। पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात आपका ए सही और बी गलत, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 38 का राइट जवाब आपको देना है। चौसा का संग्राम कब हुआ था, तो चौसा का संग्राम आपका हुआ था 1539 में। फिर कह रहा है कन्नौज का संग्राम कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था कन्नौज का संग्राम। फिर कह रहा है खानवा का संग्राम कब हुआ था, 1527 में हुआ था खानवा का संग्राम। और लास्ट में जो बचा है चंदेरी का संग्राम, ये 1528 में हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब ए का क्या होगा 3 और बी का क्या होगा 4। तो ए का 3 बी का 4 किस में है, चौथे में है, चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, मुख्य भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए 39 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। क्या होगा, नम लवर, तो नम लवर का क्या होगा, ये उत्तर भारत से संबंधित थे। ए का 3 किस ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है, तो बाकी ये वाला ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन गलत। चैतन्य देवा कहाँ के थे आपको बताना है। तो चैतन्य देवा आपके पूर्वी भारत के, तो बी का 4 किस में है, तीसरे में है, तीसरा आपका राइट हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को आप मिला लीजिएगा। जैसे आपसे पूछे सूरदास, तो सूरदास दक्षिण भारत के थे और नरसिंह मेहता पश्चिमी भारत की थी। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो आपका इसका राइट जवाब 39 का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए 40 पर चलते हैं। 40 कह रहा है गुलामगिरी किताब किसने लिखी। 40 का राइट जवाब दीजिए, ज्योतिराव फुले, इन्होंने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, ज्योतिराव फुले ने लिखा था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए हमेशा जो नारायण है वो कैसे हैं, नारायण होते हैं एक, तो जहाँ भी नारायण मिल जाए जान लो नारायण के दृष्टि में एक जाति एक धर्म और वो सब एक ही ईश्वर हैं, तो नारायण गुरु हो जाएंगे। ठीक है, आपका राइट जवाब कौन हो जाएगा, नारायण गुरु। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 42 पर। 42 क्या कह रहा है, 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया, तो 42 का राइट जवाब दीजिए। देखिए इसको वंदे मातरम आंदोलन के रूप में आंध्र प्रदेश में जाना गया था, याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में इसको वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया, तो आंध्र प्रदेश में इसको जो है
वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पर। ठीक है, 42 हो गया। अब 43 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और 43 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। बिल्कुल, एकाधिकार का मतलब सिर्फ उस पर मोनोपोली अकेले राज्य की थी। अगला कह रहा है महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स या कर वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा। कहा जाता है उस समय अंग्रेजों ने लगभग 1000 के आसपास जो है इस पर 1000% के आसपास टैक्स लगाया था नमक पर। ठीक है, तो आपका इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला इसका राइट जवाब हो जाएगा। कथन दोनों आपके सही हैं। चलते हैं 44 पर। संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, यह कथन किसका है बताइए आप लोग। तो ये कथन आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है और यही आपके पहले कानून मंत्री भी हैं स्वतंत्र भारत के। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो आपकी मसौदा समिति है या ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके ये अध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके जवाब दीजिए। कह रहा है ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है और एक आकाश गंगा में कई करोड़ तारे होते हैं। तो आपका पहला सही हो जाएगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। ये इसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, तो व्याख्या आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ यही पूछा है कि दोनों सही हैं, तो बिल्कुल आपके दोनों सही है। और व्याख्या भी पूछ लेगा तो ये व्याख्या भी आपकी करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होता है, अक्षांश अर्थात समांतर रेखाओं का आकार कम होता जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं और 47 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पृथ्वी को एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र देशांतरीय विस्तार है। बताइए 47 का राइट जवाब दीजिए। तो प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री देशांतरीय विस्तार है, याद रखिएगा। तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर और 48 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही है। चंद्रमा पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। बताइए कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है। 48 का राइट जवाब, तो 48 का राइट जवाब आपको देना है। तो चंद्रमा पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, ये सत्य है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे नहीं है, गलत है। यहाँ पे हैं, मैदान भी हैं, बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, पर्वत भी हैं। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, सही है। तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ए और सी आपके सही हैं। अब चलते हैं 49 पर और 49 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 49 पर चलते हैं। दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान कीजिए और आपको बताना है कि ये जो कथन कहे गए हैं ये किस महासागर से संबंध बनाते हैं। कह रहा यह सबसे गहरा महासागर है। तो एक ही चीज जान लो भैया, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है।
या इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल प्रशांत महासागर की बात हो रही, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं और 50 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर महाद्वीप को पहचानिए और बताइए ये किस महाद्वीप की बात करता है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है, तो वो कहाँ है? वो है अफ्रीका भैया। अफ्रीका में ही विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, ये भी आपको पता होगा, बताना नहीं, कई बार क्वेश्चनों में करवाया हूँ, सहारा मरुस्थल है। इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में और कुछ दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये अफ्रीका की ही बात है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। चलिए 51 का कह रहा है, आइए पढ़ते हैं और देखते हैं 51 का राइट जवाब। चलिए, कह रहा है कि समताप मंडल के बारे में दिए गए कथन ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। कह रहा है यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थिति उपलब्ध करता है, तो बिल्कुल सही है। यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, तभी तो वायुयान उड़ता है। तो ये आर आपका एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। कह रहा है विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या होगा। तो भैया देखिए, जहाँ गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं गलत है, जहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं बहती ये भी गलत है, ठंडी एवं गर्म महासागरीय धाराएं समान रूप से ये भी गलत है। क्षेत्र जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं, याद रखिएगा, जहाँ पर ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं मिलती हैं वही सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। तो 52 का राइट जवाब 4 हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 53 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहलाता है? बताइए भैया, विश्व का फलोद्यान कौन सा क्षेत्र कहलाता है? 53 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 53 का राइट जवाब होगा आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? ये तो सभी को पता होगा। मैं चाहता हूँ इसका जल्दी से आप लोग 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर दें। 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर दें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने भाइयों को इसका आंसर पता है। फटाक से करिए, बहुत तीव्र गति से बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से 54 का राइट जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। अमेजन नदी बेसिन किसका है? अमेजन नदी बेसिन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? 55 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से और बताइए 55 का राइट जवाब क्या होगा भैया। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। कह रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए गए नामों का मिलान संबंधित गतिविधियों से कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 56 का आइए राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन से, कि सेरीकल्चर फलों व फूलों की खेती से, कि सेरीकल्चर अंगूरों की खेती से, कि सेरीकल्चर मछली पालन से। अगर आपने पहले का राइट जवाब पकड़ लिया तो आपको इसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। जल्दी से कमेंट करिए 56 का राइट जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। 56
56 का राइट जवाब क्या होगा? तो देखिए सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के कीटों का पालन है, इसीलिए आपका ए का 4 किस में है? तो इसमें है, इसमें है। तो 2 ऑप्शन आपके तो गलत हो गए। अब पिसीकल्चर पर चलते हैं। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? तो मछली पालन से होता है, याद रखिएगा। मछली पिसी ऐसे याद रखना, मछली पिसी, तो पिसीकल्चर मछली। अब बी का दूसरा किसमें है? तो बस आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। आगे आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। बताइए 57 का राइट जवाब क्या होगा? कह रहा है आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। 58 क्या कह रहा है? अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए और 58 का राइट जवाब दीजिए। क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके 58 का राइट जवाब दीजिए, कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा 58 का राइट जवाब। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं है, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी है। तो भैया ये कथन गलत है। एक समुदाय में व्याप्त विविधता, ठीक है, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती। तो ये भी कथन आपके गलत हैं। दोनों कथन आपके गलत हैं, तो दूसरा इसका राइट जवाब होगा। ए और बी आपके दोनों गलत हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं 59 क्या कह रहा है और इसका राइट जवाब हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उदाहरण नहीं है? नहीं शब्द पे बहुत गौर करिएगा। तो जो है वो गलत होगा, जो नहीं है वही सही होगा। तो क्या है? समय पर कर का भुगतान करना गलत हो जाएगा। कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना गलत हो जाएगा। जल बर्बादी को रोकना गलत हो जाएगा। एक विशेष ब्रांड के दंत मंजन का प्रयोग, यही आपका सही हो जाएगा, यही नहीं है। अब पूछे है तो ये तीनों आपके हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी जो भारतीय संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति तीनों आते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? 61 का राइट जवाब आपको देना है। तो बताइए 61 का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये 30 क्वेश्चन देख लिया। अब ये 30 क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है 7 जुलाई को आपका पेपर होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लास है वो करवाई जा रही है। प्यारे साथियों, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोग
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे, तो मान के चलिएगा आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, हमेशा अपने पास एक कॉपी और एक कलम जरूर रखा करिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल जाए उनको तुरंत नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? 61 का राइट जवाब आपको देना है। सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करके, बिल्कुल सही है। तो विपक्ष का काम ही होता है सरकार की आलोचना जमकर करना। जनमानस की राय को व्यक्त करके, बिल्कुल सही है। जनमानस की क्या समस्या है उसको सरकार के सम्मुख रखने का काम विपक्ष का होना चाहिए और बहुत मजबूती से रखना चाहिए। सत्ताधारी दल की निरंकुशता पर रोक लगाकर, बिल्कुल ये भी सही है। संसद में बाधाएं डालकर नहीं भैया, ये बाधा डालने से कोई काम नहीं होता है। तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। 62 क्या कह रहा है? भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। इसके पीछे के संभावित कारण क्या है? आपको 62 का राइट जवाब देना है। तो क्या है भैया? कम श्रमिक लागत, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी बोलने वाली आबादी, ये भी सही है। और सुविधाजनक समय क्षेत्र, ये भी सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये गलत है। आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। ए, बी और सी आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 63 कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही सामूहिकरण की पहचान करना है और 63 का राइट जवाब देना है। घड़े बनाना, टोकरी बुनना, ईंट बनाना, पहला ही आपका सबसे बढ़िया राइट जवाब हो गया। चलिए अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। कह रहा है लोकतंत्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान करें और 64 का राइट जवाब दें। क्या होगा? तो लोकतंत्र की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो होती है भैया समानता। क्या होती है? समानता। ठीक है, चलिए अगला है 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है आपको बताना है। तो 65 का आप लोग राइट जवाब कमेंट करिए फटाफट। 65 का राइट जवाब कमेंट करिए। कह रहा है महिलाओं, कमेंट करिएगा जिसको आता है। कह रहा है महिलाओं के संपत्ति अधिकार, हिंदू अधिकार अधिनियम 2005। तो ये बिल्कुल सही है। लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता, बिल्कुल सही है। सहभागी लोकतंत्र, पंचायत राज प्रणाली व्यवस्था, आपके तीनों के तीनों सही हैं, सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान का वैध उद्देश्य कौन सा है? तो बताइए भैया संविधान का वैध उद्देश्य क्या होता है? विषयों की सामाजिक संरचना को परिभाषित करना? नहीं। शासन करने वाले अभिजात वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित रखना? नहीं। नागरिकों के निजी जीवन को निर्देशित करना? ये भी नहीं होगा। अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना चौथा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। भारतीय संविधान में ब्लैंक स्पेस के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो भैया 67 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट करिए 67 का राइट जवाब क्या होगा? भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र शब्द नहीं है, इसलिए ए, बी, सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है?
मेरे भैया आरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे, ये याद रखिएगा। और दिक्कत होगी जिसको कि छोटे से बड़े, तो पहले मुझे ये बता दो छोटे से बड़े कि बड़े से छोटे। आरोही अवरोही दो शब्द होते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है? तो देखो जब ये हिंदी में कंफ्यूज हो जाओ ना, तो यहाँ एक शब्द अंग्रेजी में लिखा रहता है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा अर्थात हमारा क्या होता है? सत्र न्यायालय, जिसे जिला न्यायालय कहते हैं, फिर उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा 68 का। ठीक है, याद रखना। कभी कभी कुछ शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको जरूर जो है अंग्रेजी में देख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करते हैं। याद रखिएगा जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ये पूछा जाता है। और किसका उजागर करती है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए मेरे भाइयों, ये जातीय भेदभाव का जो है उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं और 70 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 70 का जवाब जिसको आता है वो कमेंट करके जरूर देगा क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब। ठीक है, चलिए कह रहा है समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोमा शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। ये दोनों जो उपरोक्त कथन के उदाहरण हैं वो किसके हैं? कानून बनाने में लोगों की भूमिका के? तो ये बिल्कुल नहीं है। तो किसके हैं भैया? अभिशासन में लोगों की जो भूमिका है, जो अभिशासन है आपका, उसमें जो लोगों की भूमिका है, क्या ये उससे संबंधित है? तो नहीं भैया, ये उससे भी संबंधित नहीं। तो फिर दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के ये विरोध प्रदर्शन से संबंधित है, इसीलिए आपका तीसरा इसमें राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। तो आपका 70 का राइट जवाब क्या होगा मेरे भैया? 70 का राइट जवाब होगा 3। चलते हैं 71 पर और 71 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। 71 का राइट जवाब कमेंट करके दीजिए। बच्चे तथ्यों को स्मरण करने के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। स्मरण एक नकारात्मक शब्द है, गलत हो जाएगा। बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। जब बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ते तो ये भी तो गलत है। जब बच्चे श्रेष्ठ रूप में तभी सीख पाते हैं जब तथ्यों को संकेत में सरल किया जाता है, ये गलत है। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना किस रूप में की जाती है? आपको बताना है। तो किस रूप में की जाती है भैया? 72 का राइट जवाब दीजिए। उसको कहते हैं पश्चगामी। क्या कहते हैं? पश्चगामी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैकवर्ड्स। ठीक है, इस रूप में की जाती है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा अगला है 73। कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्र सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है? 73 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। एक तो वो चर्चा के अंतर्गत आएगा और दूसरा आपका प्रश्न उत्तर के अंतर्गत आएगा। प्रदर्शन और निरंकुश गलत है, तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं? आपको 74 का राइट जवाब देना है। तो बाध्यकारी नहीं है भैया, सहभागी है, विषयक है, ऐतिहासिक है। तो BCD आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं और 75 का राइट जवाब देखते हैं
क्या होगा? चलिए 75 का राइट जवाब आप लोगों को फटाफट कमेंट करके देना है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर, अरे भैया व्याख्या नहीं देना है, अधिक शिक्षण सामग्री नहीं प्रयोग करना है, अवधि परीक्षाओं के आयोजन से नहीं करना है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। बिल्कुल यही हमारा एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ दो। जब बच्चे के ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ दोगे तो उसके सीखने की जो गति है वो सबसे तीव्र हो जाती है और सबसे अच्छे तरीके से बच्चा सीखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं और 76 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जा सकता है। किस पर शिक्षक विचार करेगा? सही विकल्प का चयन करके आपको बताना है। तो कह रहा है संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल, तो सही है। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। तो जो आपकी प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु है उसको तो शिक्षण अधिगम का हिस्सा जरूर होना चाहिए। स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना, ये भी सही है। आपका ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। कह रहा है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। वह कौन सा उपयुक्त विकल्प इसमें होगा? 77 का राइट जवाब दीजिए। वह विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है। ठीक है। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकते, ये वाला गलत हो जाएगा। आपका ए और बी सही है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 77 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं और 78 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 78 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करिए जिसको आता है। कह रहा है निम्न में से कौन सा विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित है? इकाई विधि नहीं, प्रदर्शन विधि नहीं, आगमनात्मक विधि नहीं, नाट्यकरण विधि या नाट्यकरण तकनीकी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब आप नाटक करवाएंगे तो बच्चा उसको देखेगा और जब बच्चा उसको देखेगा तो सबसे बेहतर ढंग से उसको सीखेगा। वास्तविक जीवन से जब जोड़ करके वो सीखेगा तो सबसे बेहतरीन सीखता है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पर। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है और उचित कथनों वाले विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो 79 का राइट जवाब क्या होगा? आपको फटाफट कमेंट करना है। चलिए फटाफट कमेंट करिए। 79 का राइट जवाब क्या हो जाएगा मेरे भैया? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। कह रहा है पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है। तो ये बिल्कुल सही है। सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं। ये तो गलत है मेरे भैया। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये भी सही है। ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते, ये भी सही है। ACD आपका सही है, तो दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 80 पर और देखते हैं 80 का राइट जवाब क्या होगा। आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादन करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो 80 का राइट जवाब क्या होगा? 80 का राइट जवाब होगा मेरे भैया आगमनात्मक विधि के तहत। किसके? आगमनात्मक विधि के तहत। चलिए 81 पर चलते हैं
और 81 का राइट जवाब देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशलों में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? आप 81 का राइट जवाब दीजिए। चलिए, अब कह रहा है इसका सही जो विकल्प है वो क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। 81 का कह रहा है एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहना चाहिए। नहीं भैया, आपको अपनी पद्धति को बदलना पड़ेगा। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग और प्रयोग करना ठीक है, फिल्मों और वृत्त चित्रों को दिखाना ठीक है, सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना बिल्कुल ठीक है। तो BCD आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं, ठीक है, और उपरोक्त कथन क्या दर्शाते हैं? पहला है, रजिया की कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बना दिया। अब 82 का राइट जवाब क्या होगा? पहला कह रहा है जेंडर या लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है, और बताना है 82 का राइट जवाब, और हिंसा को बढ़ावा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपका, इसमें शांति को बढ़ावा और केवल पुरुष ही शासन चला सकते, ये दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका राइट जवाब A और B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A और B हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, अब राइट जवाब देखते हैं। 82 का आपको पता चल गया ना, राइट जवाब क्या होगा? तो A और B होगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं 83 पर और 83 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जो सही है उसको पहचानिए। कह रहा है अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल, ये आपको NCERT में मैंने पढ़ाया है। पांडुलिपियों में, ठीक है, बताना है। 83 का राइट जवाब कमेंट करिएगा जिसको आता है। पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, ये भी सही है। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल नहीं है बाबू, बहुत कठिन है, को लंबे समय तक रखना पड़ता है। तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, चलते हैं 84 पर और 84 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो जो नहीं है उसी का आपको जवाब देना है। तो 84 का राइट जवाब कमेंट करके फटाक से दीजिए क्या होगा। एक औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना और पूछना कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ काम करते हैं। अब ये तो सही है भैया, तो गलत हो जाएगा। नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूने का निर्माण, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा। वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना निगेटिव है, बस यही आपका सही हो जाएगा। 85 पर चलते हैं। 85 का राइट जवाब देखते हैं। शैक्षिक आकलन से तात्पर्य, शैक्षिक आकलन से क्या तात्पर्य है मेरे भैया? विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन, बिल्कुल यही राइट जवाब है। शैक्षिक आकलन का मतलब होता है कि छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्यों में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो किस में आएगा भैया? तो
एक तो आपका आता है स्मरण करना और एक आता है बोध और समझ। तो सी और डी में आएगा, विश्लेषण और संश्लेषण में ये नहीं आएगा, याद रखिएगा। 87 पर चलते हैं और 87 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है, आपको बताना है। 87 का राइट जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा। हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए। नहीं। चीनी उद्योग कैसे काम करता है, सही है। बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है, सही है। और हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं, सही है। आपका BCD दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो 87 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 पर। 88 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में संलिप्त हों, यह हिस्सा बन जाता है। 88 का राइट जवाब बताइए। तो यह अधिगम की तरह आकलन बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग। जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सम्मिलित होंगे तब। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 89 पर। 89 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। 89 का राइट जवाब कमेंट करके दीजिए भैया जल्दी से। ठीक है, तो 89 का आपका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, गलत है। देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को बढ़ा देना संभव है, उचित सिद्ध करें। ठीक है। हरित क्रांति ने खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, व्याख्या करें, गलत है। हरित क्रांति ने भारत को मृदा अपकर्षक की ओर पहुंचा दिया है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। आपका डी, तो बी और डी आपके राइट जवाब हो जाएंगे 89 के। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर 90 पर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए। 90 का राइट जवाब दीजिए मेरे भैया। कह रहा है बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियों में अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें, बिल्कुल सही है। बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति में सीखने दें, गलत है। जब वो गलत सीख रहे हैं तो आपको हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें, ठीक है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करें, बिल्कुल ठीक है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ACD आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस मैराथन में आपके 60 क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं और ये 60 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करेंगे तो मान के चलिएगा अब जो एग्जाम आपका आने वाला है उसमें आप बहुत बेहतर करके आने वाले हैं। इतना बेहतर करके आएंगे कि शायद आपसे अच्छा कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें पड़ी है यूट्यूब पे, कोई अर्थ नहीं है दोस्तों करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। जितना ज़्यादा आप इसमें कूदे हैं, जितना ज़्यादा आप इसमें अपने आप को निचोड़े हैं, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट ये आपको देगा, वादा है, मान लीजिए। इधर उधर के बहुत सारे प्रश्नों को मैं भी ला के करवा सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। उसका एक यही मकसद है कि आपको जो चीज़ें दी जाए वो सही दी जाए, सही तरीके से दी जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जम करके पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।